अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मांगे। इनकी क्या मांगे थी? तो दो भागों में हम मांगों को बांटेंगे। एक है राजनीतिक मांगे, कुछ राजनीतिक हैं और कुछ हैं आर्थिक, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो राजनीतिक मांगों में जो इनकी प्रमुख मांगे हैं वो देखें। ये चाहते हैं, इनकी मांगे क्या है राजनीतिक रूप से? तो ये प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें सरकार का, तो प्रशासन में ये भागीदारी चाहते हैं। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, भारतीयों की भागीदारी यानी उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाया जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों चाहते हैं? कारण तो पता होना चाहिए, तभी तो याद रहेगा। ऐसे क्या सब रटते घूमेंगे? देखिए, अगर अपने लोगों का भला चाहते हैं तो प्रशासन में आपके लोग ज्यादा होने चाहिए। तो प्रशासन में जितना से ज्यादा भारतीय लोगों की भागीदारी होगी उतना ही भारत के लोगों का जो है वो नियंत्रण बढ़ेगा और भारत का भला होगा। तो ये चाहते हैं कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, और विधानसभा में भी यही चीज सेम चाहते हैं। विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ऐसा भी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए, ऐसा भी ये चाहते हैं। कार्यपालिका और वर्तमान में तो अलग अलग है ही, पहले एक ही में था। वही लोग कार्यपालक हैं, वही लोग न्याय करने बैठ जाते हैं, यानी वही लोग कार्यपालक हैं और वही लोग आपका न्याय भी करने बैठ जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, का पृथक्करण चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं। दूसरा, कुछ इनकी मांगे हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी वो चाहते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। विचार और अभिव्यक्ति बोलने की, आप हमें कमेंट करके बताएं कि पॉलिटी में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है वर्तमान के संविधान में। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ये चाहते हैं, स्वतंत्रता की मांग है इनकी। वैसे क्या है यहां पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या आपको दिखाई पड़ता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? और सिर्फ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नहीं है। जब हम समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम हमारे नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी जेल पहुंच गए सिर्फ समाचार पत्रों की वजह से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल पहुंच गए, सबसे पहले व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 2 महीने की जेल के लिए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो समाचार पत्रों की वजह से प्रथम बार जेल गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, अपनी बंगाली पत्रिका थी उसमें इन्होंने एक जज के निर्णय के खिलाफ, कुछ केस इस प्रकार था, मैं पढ़ाऊंगा भी, कि सालिक राम होते हैं, एक भगवान होते हैं छोटे से पत्थर के गोल हिंदू धर्म में। तो सालिक राम की उम्र निकालने का एक मामला था एक अदालत में। तो वहाँ पे हिंदू उसको बहुत काफ़ी पुराना मान रहे थे और कुछ नए विचारधारा के लोग उसको कह रहे थे सिर्फ पत्थर है, कम ऐसे कहीं से। तो वहाँ पर जो जज बैठे थे उन्होंने उस सालिक राम को मंगाया वहाँ पर और उसको देख करके कहा कि ये बहुत ज़्यादा 100 वर्ष पुराना होगा और निर्णय दे दिया। तो इस पर जो है बंगाली पत्रिका में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा कि इस प्रकार से सिर्फ किसी पत्थर को देख करके बिना किसी वैज्ञानिक तौर तरीके को अपनाए उसकी उम्र डिफाइन कर देना और इतने बड़े समूह यानी हिंदू विचारधारा के लोगों के हृदय को आघात लगा, ये निर्णय सही नहीं है। यानी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ इन्होंने लिखा था। तो इनके उस पर बैन लगाया गया और इनको 2 महीने की सजा दी गई। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस प्रकार से समाचार पत्रों के एक्ट के मामले में पहली बार जेल गए थे। और उसके बाद जो है आपने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक भी पहुंच गए थे जेल, क्योंकि इन्होंने भी कुछ लिखा था अपने केसरी और मराठा पत्र पत्रिकाओं में। वो सब हम चर्चा करेंगे, समाचार चैप्टर अलग पढ़ेंगे समाचार पत्रों के। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इनको इस चीज़ से बंधित कर रहे हैं, व्यवधान लगाते हैं। तो ये एक और मांग इनकी प्रमुख रूप ये चाहते हैं कि अंग्रेजों की तरह यानी यूरोपियों की तरह
अंग्रेजों की तरह ही शस्त्र धारण करने का अधिकार मिले। तरह ही शस्त्र, शस्त्र क्या होता है? धारण करने का अधिकार, करने का अधिकार ये चाहते हैं। आपने देखा था कि आर्म्स एक्ट लाया गया और शस्त्र को धारण करने के लिए बहुत सारी बंदिशें लगाई गई, जबकि अंग्रेजों पे ऐसी बंदिशें नहीं थी। तो शस्त्र धारण करने का अधिकार ये चाहते हैं कि जैसे यूरोपी या अंग्रेज धारण करते हैं, हमको भी ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। शस्त्र जो हाथ में लेके चलाए जाते हैं उनको शस्त्र कहा जाता है। जैसे तलवार, तलवार एक शस्त्र है, भाला दूर फेंक के मारा जाता है तो वो एक अस्त्र है। तो शस्त्र और अस्त्र होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाइल जो होती है वो शस्त्र नहीं है, मिसाइल क्या है? वो अस्त्र है। तो अंग्रेजों की तरह ही ऐसा ये चाहते हैं। आर्थिक मांगे इनकी क्या है? आर्थिक क्या मांगे हो सकती हैं? आप अगर अपने माइंड से सोचें, आपने पीछे पूरा इतिहास पढ़ लिया है, तो कौन सी आर्थिक मांगे हो सकती हैं? तो आपको ये सोचना चाहिए क्या समस्याएं हो सकती थी उस समय। सबसे पहली, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों से संबंधित है, जो उनके ऊपर कर की प्रणाली लगाई गई है वो सबसे प्रमुख समस्या है। तो आर्थिक मांगों में सबसे पहले ये यही चाहते हैं कि जो कृषि का कर है, यानी कृषि कर जिसको हम लगान कहते हैं, लगान, कृषि कर में सुधार किया जाए, यानी उसको परिवर्तित किया जाए। जो तरीका अपनाया जा रहा है, जितना मात्रा में कर लगाया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए, कृषि कर में सुधार किया जाए, परिवर्तन चाहते हैं। दूसरी चीज, इस कर की वजह से किसान जो है वो साहूकार से ऋण लेते हैं, क्योंकि वो लगान नहीं दे पाते हैं, कृषि नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा आपने पीछे बहुत तमाशा पढ़ चुके हैं आप हैं, तो आपने देखा था कि उसका एक परिणाम ये था कि किसान जो है वो साहूकार या महाजन, जिसको बोलते हैं महाजन यानी बड़े लोग, उनके पास जाकर के पैसा लेता है, वो ऋण के जाल में फंस जाता है क्योंकि उनकी ब्याज दर अधिक है। तो ये चाहते हैं कि एक कृषकों के लिए बैंक हो, यानी कृषकों के लिए बैंक बनाया जाए, बैंक की मांग, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बैंक हो जाएगा तो वहां से संस्थागत ऋण मिल जाएगा कृषकों को आसानी से। तो ये जो ऋण का कुचक्र है, जो महाजनी और साहूकारी ऋण है, उससे किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। और उस समय आप जानते हैं कि अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अंग्रेज सेना पे बहुत खर्च करते थे। तो ये चाहते हैं कि जो सैन्य व्यय है वो कम किया जाए, सैन्य व्यय कम किया जाए। ये तो हर बार इनकी यही मांग होती है, किया जाए, सैन्य व्यय को कम किया जाए। और क्या समस्या थी? धन का निष्कासन, जो दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था, धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये चाहते हैं कि धन का निष्कासन बंद हो, समाप्त किया जाए, यानी यहां से जो धन ब्रिटेन ड्रेन किया जा रहा है, बहाया जा रहा है, वो खत्म किया जाए, धन का निष्कासन समाप्त किया जाए। और एक और मुद्दा है जिस पे आप पूरा बहुत बड़ा आंदोलन भी पढ़ेंगे, नमक कर का। तो ये चाहते हैं कि नमक कर खत्म किया जाए, नमक कर जो है वो समाप्त किया जाए। नमक का कर जो है, इस पे तो आप पूरा एक दांडी यात्रा भी पढ़ेंगे, समाप्त किया जाए, नमक कर को समाप्त करना चाहते हैं। और एक और प्रमुख मांग है, वो है औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास किया जाए, यानी उद्योग नए लगाए जाएं, औद्योगिक विकास एवं नए उद्योगों को संरक्षण दिया जाए। संरक्षण कैसे सरकार दे सकती है, बताइए क्या तरीका हो सकता है? सोच में आ रहा है कुछ? नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योगों को संरक्षित भी कर सकती है, यानी कि अगर ब्रिटेन की कंपनियों को आप सीमित कर देंगे तो यहाँ के उद्योग फल फूल जाएंगे। इस प्रकार का कोई नियम कानून बनाया जाए तो ये उद्योग, जो यहाँ के उद्योग सब चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो कहते हैं कि औद्योगिक विकास किया जाए एवं नए उद्योगों को संरक्षण भी दिया जाए ताकि उद्योग बढ़ सकें। कृषकों के लिए मांग है इनकी धन निष्कासन समाप्त किया जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए। तो ये इनकी कुछ बेसिक मांगे हैं उदारवादी लोगों की, और ये इन मांगों को लेकर के साल में दिसंबर के महीने में ये 3 दिन का एक अधिवेशन करते हैं। हर वर्ष आप देखेंगे अधिवेशन में ये इन मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं
उस पे ये मांग पत्र बनाते हैं, सरकार को ज्ञापन, मांग पत्र, शिष्टमंडल या जैसे भी जो तरीका है भेजते हैं। अगर सरकार उसमें कुछ करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर से वही प्रक्रिया, वही बार बार प्रक्रिया याचना की नीति को ये अपनाते हैं और कोई भी बड़ा जन आंदोलन नहीं घटित होता है इन 20 वर्षों में। तो क्या कोई इसमें से मांग इनकी मानी जा सकी, कोई कुछ करवा पाए ये? तो बिल्कुल 2-4 कुछ इनकी कामयाबी हैं, उनको भी आप नोट कर लेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि उदारवादी चरण के जो नेता हैं उनके प्रयास से भारत में कुछ कार्य हुए, वो पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यानी सफलताएं इनकी क्या रही, उपलब्धियां क्या रही। उपलब्धियां क्या क्या करवा सके। तो 1886 में ये जो है भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करवा पाए इनके प्रयास से। भारतीय लोक सेवा आयोग, देखो इनकी एक मांग थी कि भारत में और इंग्लैंड में जो है सिविल सेवा की परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएं। तो यहाँ पर 1886 में इनको कामयाबी मिलती है और भारत में जो है भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना इनके प्रयास से हो पाती है। स्थापना एक इनकी ये उपलब्धि कह सकते हैं आप। दूसरी 1892 में दिखाई पड़ती है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। ये भी इनके कुछ प्रयास से हुआ। और सबसे बड़ी एक कामयाबी जो इनको मिली वो 1896 में आर्थिक समीक्षा, जैसा ये चाहते थे ना कि ये कर सुधार ये सब यानी अर्थ वाली जो मांगे थी, तो उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन करवाने में सफल रहे। 1896 में आर्थिक समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया गया। आयोग गठित हुआ, वो कौन सा है? वो है बैल्बी आयोग गठित किया गया। ये भी इनका एक बहुत बड़ा प्रयास था और ये भी सफल हुआ। तो ये तीन तो एक प्रकार से आपको स्पष्ट दिखते हैं कि ये कार्य इन्होंने करवाए। इसके अलावा क्या हुए? इसके अलावा जो है, जो आगे चल करके अन्य चीजों के लिए नींव तैयार करेंगे, वो क्या है? इन्होंने एक भारी जनमत तैयार किया। जनमत तैयार किया यानी कि देश में जनता को एक समस्या के प्रति लाने में ये सफल रहे, एकजुट करने में। तो भारी जनमत इन्होंने तैयार किया, ये इनकी उपलब्धि है। और सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहे। मंच पर लाने में सफल रहे। तो ये भी एक इनकी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने कुछ किया नहीं। अगर सभी राष्ट्रवादी नेता जो आगे आ रहे हैं, चाहे वो गर्मपंथी रहे हों, चाहे वो गांधीवादी रहे हों, उन सब नेताओं को कांग्रेस के मंच तक जोड़ने का काम तो नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने ही किया। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से नेता हैं। क्वेश्चन आपसे बनता है कौन कौन से लोग नरमपंथी विचारधारा में आते हैं। तो सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में ये सफल रहे। इन्होंने कहा कि इन्होंने मांग की थी ना कि हमको प्रशासन में और हमारी जो विधानसभा है उसमें ज़्यादा भागीदारी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं यानी भागीदारी नहीं तो कर नहीं। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, हम टैक्स भी नहीं देंगे, कर नहीं का नारा दिया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं, देखो पत्रकार बहुत सक्रिय थे कांग्रेस में, पत्रकार बहुत सक्रिय थे और समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा देश में राष्ट्रवाद को फैलाने में, राष्ट्रवाद, एकता
देशभक्ति, यानी ये सब विचारधारा लेकर के आए, समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा देश में राष्ट्रवाद, एकता को फैलाया। ये सभी बातों को जो है वो पूरे देश तक फैलाने में ये सफलता प्राप्त करते हैं। और क्या इनकी सफलता है, और क्या उपलब्धियों में आप लिखेंगे? दादा भाई नौरोजी लोगों तक धन बहिर्गमन की विचारधारा, धन बहिर्गमन निष्कासन, धन बहिर्गमन का सिद्धांत पहुंचाने में सफल रहे, सिद्धांत पहुंचाने में सफल रहे, कांग्रेस के माध्यम से पहुंचाने में सफल। जब लोगों तक ये बातें पहुंची सफलता के तरीके से, तभी तो लोग एकजुट हुए। तो धन बहिर्गमन का जो एक थ्योरी है, विचारधारा है, उसको लोगों तक प्रचारित प्रसारित करने में कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ पर आर्थिक रूप से इन्होंने बहुत काम करने का प्रयास किया, और इसीलिए जो उदारवादी चरण है, इसको जो आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन भी पूछा गया है। आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाता है काउंटर करने के लिए कि यार नरमपंथी विचारधारा के खिलाफ जो लोग कहते हैं कि ये भिक्षावृत्ति करते थे, या फिर ये जो है बिल्कुल बेकार थे, कुछ भी नहीं करवा पाए, ये वास्तव में सेफ्टी वाल का समर्थन करते हैं, तो कुछ आपके पास पॉइंट होने, इनको आप जब विस्तार करके लिखेंगे 100-200 शब्दों में आप लिख सकते हैं कि नरमपंथी विचारधारा के लोगों की उपलब्धियां क्या थी, क्या चीज़ें वो करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये उपलब्धियों पे बात करेंगे। अब बात आती है कि उपलब्धियां अपने गिनवा दी, आलोचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जब आप इसमें कुछ आलोचना में भी लिखें। तो आलोचना में क्या लिखेंगे? निश्चित तौर से जो इनकी कार्यप्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा नरम थी, और उतना नरम तरीके से अंग्रेज कुछ भी देने वाले नहीं थे। ये मुख्य आलोचना है इनकी। अब इनकी आलोचना में, कांग्रेस की आलोचना में बहुत से लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो कुछ 5-6 कोटेशन आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस के प्रति लोगों की विचारधारा। अभी लास्ट में हम लीडर्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता नरमपंथी हैं, कौन गरमपंथी हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों की विचारधारा, कांग्रेस के प्रति लोगों के विचार पूछे जाते हैं आपसे। तो कुछ कोटेशन नोट करेंगे और लोगों के नाम नोट कर लेंगे। जैसे कि कांग्रेस को किसने क्या कहा है? कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, भिक्षावृत्ति करने, कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप किसने लगाया है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसको जो है कहा कि भीख मांगने की राजनीति है। एक ये पॉइंट आप याद रखें। दूसरा जो है लाला लजपत राय ने कहा कि 20 वर्षों में, देखिए बिल्कुल उन्हीं के शब्द नहीं, आपको रेफरेंस याद रखना है और आप इसी तरह लिख भी लेंगे। 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों से, यही 20 वर्ष कार्यों से हमें रोटी के स्थान पे क्या मिला है? पत्थर मिले हैं। रोटी के स्थान पर पत्थर मिले हैं, पत्थर मिले। ये किसने कहा? ये कहा लाला लजपत राय, गरम दल के नेता है ना, सब गरम दल वालों ने ज़्यादा बुराई की है। लाला लजपत राय इन्होंने कहा, और लाला लजपत राय ने ही सेफ्टी वाल्व का वो भी लगाया था आरोप। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अंग्रेजों की या डफरिन के दिमाग की उपज है, ये भी इन्होंने ही कहा था। कांग्रेस
डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है, तभी तो सेफ्टी वाल्व का आरोप लगाया था इन्होंने, उपज है। किसने कहा? लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीरियसली आप नोट रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब मेंस में तो आपको ये लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं की विचारधारा से, आप वहाँ न बैठे थे ना मैं बैठा था, लोगों की पुस्तकें पढ़ के उनके विचारों को देख करके ही तो उस समय की टेंडेंसी का पता आपको चलेगा। तो ऐसा वो कह रहे हैं तो इसके पीछे रीजंस ढूंढे जाते हैं। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये भी लाला लाजपत राय ने ही कहा था। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन ये 3 दिन का करते थे ना, 3-4 दिन का अधिवेशन क्या है? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। शिक्षित भारतीयों का, यहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। देखिए कांग्रेस में शुरुआत में जो जुड़े लोग वो पत्रकार थे, वकील थे, जज थे, वो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, यानी कि वो शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इसमें ज़्यादा जुड़े थे। तो अभी इसमें आम मजदूर, बहुत नीचे तबके का किसान, वो सब नहीं अभी कांग्रेस में है। ये सब आएगा जब गांधीवादी चरण शुरू होगा। कुछ हद तक ये बंग भंग आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन जब गांधी जी आएंगे तो वो निचले से निचले तबके तक को कांग्रेस में जोड़ देंगे। तब वो एक वास्तव में जिसको कहा जाएगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़े जनाधार का नाम है, तब वो आएगा। अभी ये बहुत बड़ा इनके पास जनाधार नहीं है, अभी ये सब बुद्धिजीवी लोगों का ही सिर्फ जो है एक मेला है। तो कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, इन्होंने कहा। किसने? लाला लाजपत राय। बहुत कहा इन्होंने, मेला है। इनकी पुस्तक है, उसी में ये सब लिखा है इन्होंने। कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। किसने कहा? लाला लाजपत राय। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि ये जो है कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं, यानी ये सरकार के खिलाफत वगैरह कुछ नहीं करना चाहते। जिसको पद मिल जाता है, पद प्राप्त करने के लिए सरकार की चापलूसी करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी इनको कोई पोस्ट मिल जाए बस संतुष्ट हैं, पदों के भूखे हैं, और इसीलिए ये सरकार का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि इनका पद चला जाएगा। पदों के भूखे हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस लिए जाने जाते हैं कमेंट करके बताइए, जनरल नॉलेज भी तैयार रखिए साथ में। अगला जो विचार है वो रजनी पाम दत्त ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई है। स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई है, अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई है, शिशु के रूप में की गई है। ये किसने कहा है? ये कहा है रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त ने कहा। और जो कहा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये जो हम वर्ष में एक बार आते हैं और मेढक की तरह टर्राते हैं, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो वर्ष में एक बार, इसको भी नोट करेंगे, बाल गंगाधर तिलक का कथन है, वर्ष में एक बार सम्मेलन करते ना, एक बार मेढक की तरह, इन्होंने कहा मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा। कांग्रेस को याचना संस्था कहा है विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस को याचना संस्था, बहुत याचना करते हैं ना, तो याचना संस्था कहा है। किसने? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, सभी पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो है, कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा है अश्विन कुमार। कांग्रेस के सम्मेलन को
क्या कहा है? 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा। ये किसने कहा है? अश्विन कुमार, अश्विन कुमार। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत से विचारकों ने, इतिहासकारों ने और उस समय के नेताओं ने अलग अलग कांग्रेस के प्रति अपनी विचारधारा रखी है, क्योंकि उनके कार्य करने के तौर तरीकों को देख करके किसी ने कहा कि ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, किसी ने कहा कि मेढक की तरह टर्राते हैं, 3 दिन का तमाशा करते हैं। ये सभी चीज़ें निकल करके आती हैं। अब 2 चीज़ें आपको और यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि ये उदारवादी नेता या नरमपंथी विचारधारा के लोग कौन से थे, कौन कौन से नेता इसमें शामिल थे। तो उसमें हम कुछ 8-10 प्रमुख नेताओं के नाम याद रखेंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन नेता गर्मपंथी विचारधारा का है या नरमपंथी विचारधारा का है, एक्सट्रीमिस्ट है या मॉडरेट है, तो वो याद रखेंगे। दूसरी चीज, सरकार का कांग्रेस के प्रति क्या रवैया था, क्या दृष्टिकोण था, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगला जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, नेताओं को हम लास्ट में नोट कर लेंगे, सरकार की प्रतिक्रिया, कांग्रेस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर बात करें। कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, ये क्या थी? तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो प्रारंभ में जब शुरुआत हुई कांग्रेस की, प्रारंभ में 1885 से लेकर के 1887 तक 2-3 साल यानी 3 अधिवेशन तक यहां पर सरकार का रवैया क्या रहा है? तो यहां पर सरकार जो है, सरकार कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही, कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही, यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी कांग्रेस के काम में, और कुछ रवैया सहयोगात्मक भी रहा। इस वजह से ही तो सेफ्टी वाल्व का विवाद भी उत्पन्न हुआ था बाद में, कि जो है सरकार कांग्रेस के क्रियाकलाप में सहयोग भी दिखा रही थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही थी। तो वो क्या है, जैसे प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन में सरकारी अधिकारी शामिल हुए, आपको पीछे बता भी चुके हैं, अधिकारी शामिल हुए। और द्वितीय कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ ना 86 में, कलकत्ता अधिवेशन में वहां पे डफरिन थे, लॉर्ड, तो लॉर्ड डफरिन ने जो सदस्य आए थे उनको गार्डन पार्टी दी, उद्यान भोज दिया। तो सेकंड कलकत्ता अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया, कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। और क्या है, जो थर्ड अधिवेशन हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब वाला मद्रास में अधिवेशन, वहां के गवर्नर ने भी जो है सदस्यों का स्वागत किया। मद्रास अधिवेशन में गवर्नर द्वारा स्वागत किया गया, गवर्नर द्वारा स्वागत किया गया। तो इन सब चीजों से क्या प्रकट होता है कि प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस और सरकार में कोई बहुत विरोधाभास नहीं था। इसी वजह से सेफ्टी वाल्व का विवाद भी उत्पन्न होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की मंशा सरकार के साथ मिली थी, या अंग्रेज जो है वो स्वयं ही कांग्रेस की स्थापना के लिए प्लानिंग किए थे। ऐसी बातें, विवादित बातें समझ में आती हैं, लेकिन ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया। 1887 के बाद क्या हुआ, कांग्रेस का जनाधार बढ़ने लगा, कांग्रेस का जनाधार बढ़ने लगा और सरकार का जो रवैया था वो विरोधाभासी होने लगा, यानी नकारात्मक हो गया। और सरकार
की प्रतिक्रिया बदल गई, यानी अब सहयोगात्मक होने के बजाय जो है समर्थन नहीं दे रहे थे वो लोग। अब क्या होने लगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि 1887 के बाद में डफरिन ने बयान दिया। यहां पर डफरिन क्या कहते हैं, कैसे प्रकट करोगे रवैया बदल गया है। डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस कुछ ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या लगभग शून्य है, यानी बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इसमें कोई दम नहीं है, बहुत छोटी पार्टी है ये। और यहीं पर आप देखेंगे कि 1890 से रोक लगा दी गई कि सरकारी जो कर्मचारी या अधिकारी कांग्रेस के सम्मेलन मीटिंग में शामिल होते थे उस पर रोक लगाई गई बाकायदा नियम बना करके। तो 1890 से सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस अधिवेशन में जाने से रोक लगा दी गई। कांग्रेस अधिवेशन में जाने पर रोक लगा दी गई। और क्या किया गया, यहां पर आप देखेंगे कर्जन आता है। कर्जन ने भी कई तरीके से विवादित बयान दिए। तो लॉर्ड कर्जन के दो बयान इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड कर्जन, इसने कांग्रेस को गंदी चीज कहा, कांग्रेस को कहा कि ये गंदी चीज है, गंदी चीज, और देशद्रोही पार्टी की संज्ञा दी। कांग्रेस को क्या कहा, गंदी चीज और देशद्रोही पार्टी बताया। और इसने एक बयान दिया था कि कांग्रेस अति शीघ्र अब मरने वाली है, कांग्रेस खत्म होने वाली है, और मैं चाहता हूं कि मैं यहां रुक करके कांग्रेस के शांतिपूर्वक मरने में उसका सहयोग करूं। ऐसा जो है इसके बयान है। ये बिल्कुल उसी के शब्द नहीं है, लेकिन वैसा ही मतलब है उसका, बिल्कुल वैसा ही कोटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा कि कांग्रेस अब मरने वाली है, खत्म होने वाली है, मरने वाली है, और मैं इसके शांतिपूर्वक अवसान में मदद करूंगा। शांतिपूर्वक समाप्ति में लिख दीजिए आप, समाप्ति में मदद करूंगा। ये सब बयान है। और क्या चीजें निकल के आती हैं जिससे पता चलता है कि अब सरकार और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई थी। यहां पर अब सरकार का समर्थन धीरे धीरे जो है सर सैयद अहमद खान एक पार्टी बनाई थी उसकी तरफ ज्यादा हो गया। तो अब सरकार जो है, सरकार का समर्थन सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोधी थे, और कांग्रेस के विपक्ष में इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, उसका समर्थन सरकार करने लगी। यानी फूट डालो राज करो की नीति यहां पर अंग्रेजों की दिखती है। सरकार का समर्थन सर सैयद अहमद खान की पार्टी की तरफ बढ़ गया। सर सैयद अहमद खान की कौन सी पार्टी थी जिसका समर्थन जो अंग्रेज कर रहे थे, तो वो था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये पार्टी इनकी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सरकार का रवैया जो है वो दो प्रकार का रहा। शुरुआत में कांग्रेस के प्रति सहयोगात्मक रहा, बाद में फूट डालो राज करो की नीति के तहत जब कांग्रेस का जनाधार बढ़ने लगा तो उन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान के समर्थन में कार्य करने शुरू किए, ताकि जो है दो गुटों में भारत की जनता को तोड़ दिया जाए
और देखेंगे भी आप आगे चल करके भारत दो गुटों में बट जाएगा बड़े तौर से, और आगे उसकी परिणति जो है भारत के विभाजन के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो यही उनकी फूट डालो राज करो की नीति के विषय में जब आप लिखेंगे तो ये सभी उदाहरण आपके काम आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि नरमपंथी विचारधारा के कौन कौन से नेता प्रारंभ में जिनके हाथ में नेतृत्व था। तो वहां पर कुछ नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। सभी नेता तो बहुत थे, सैकड़ों की संख्या में, 10 नाम लगभग आपको 8-10 नाम याद रखने हैं। तो नरमपंथी विचारधारा के नेता जो हैं उनमें आप एक नाम याद रखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, नरमपंथी नेता। एक तो दादा भाई नौरोजी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भारत में कई संस्थाएं, विदेशों में, लंदन में इनकी कई संस्थाएं खोली इन्होंने, और ये जो है पहले भारतीय थे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे सदस्य के रूप में, इलेक्शन लड़ करके वहाँ की लिबरल पार्टी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये जो नेता हैं। दूसरे आप याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या हैं? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु हैं। तीसरे नेता महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के जो है राजनीतिक गुरु हैं। तो एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम सम्मेलन में नहीं आए थे। जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तब ये अपनी जो इनकी संस्था थी बंगाल में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसकी वहाँ पे डेट मिसमैच हो गई थी, बहुत ज़्यादा सलाह से काम नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर ये अपना फंसे हुए थे बंगाल में। लेकिन अगले अधिवेशन में 1886 में ये शामिल हुए थे, और लगभग उसके बाद हर अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो आते रहे थे। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अधिवेशन में नहीं शामिल हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आए थे पहले अधिवेशन में, स्थापना वाले दिन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उदारवादी नेता हैं। रास बिहारी घोष, देखिए रास बिहारी नाम के 2 व्यक्ति हैं, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो हैं वो गर्मपंथी हैं। यहां पर रास बिहारी घोष का नाम यहीं पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो। रास बिहारी घोष, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि रास बिहारी बोस नहीं, वो दूसरे खेमे में है। अगले नेता आप याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको कहते हैं। A.O. ह्यूम, और एक नाम और याद रखेंगे आप, दिनसा ए वाचा। 10 नाम आप याद रखेंगे, बहुत हैं 10 नेताओं के नाम, और आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे कौन से नेता गर्मपंथी हैं। जैसे गर्मपंथी में हम लाल बाल पाल को पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, ये सब उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 10 नेताओं के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब एक काम और आप करिएगा, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक छोटा सा काम अपने स्तर से आप करेंगे कि ये जो 10 नेता हैं इनके विषय में कम से कम 3 प्रमुख बातें आप नोट करेंगे अपने तरीके से नोट्स में।
मैं पीछे जहाँ जहाँ आएगा चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप नोट्स जब बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसा करिएगा, मैं बताता भी रहूँगा और अपने आप भी छाटेंगे। इन नेताओं के विषय में क्वेश्चन आते हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, तो आप जैसे दादा भाई नौरोजी हेडिंग डालिएगा तो उसके नीचे कम से कम 5 लाइनों की जगह छोड़िएगा आप, कि 5 पॉइंट या 5-6 या एक पैराग्राफ में आप दादा भाई नौरोजी के विषय में लिख लेंगे 5-6 बातें। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंदनाथ, ये बहुत प्रमुख नेता हैं, तो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट कोई ज़रूरी नहीं एक ही दिन में मिल जाए, आपको जैसे जैसे कोई नई बात इनके विषय में मिलती जाए तो आप वहाँ पे नोट कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, आपके जो व्यक्तित्व लोगों की, कुछ लोगों के विषय में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है कि इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं उनके विषय में क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि गांधी जी के विषय में, बाल गंगाधर तिलक के विषय में, बहुत जो बड़े बड़े नेता हैं उनके विषय में अलग से सेपरेट क्वेश्चन उसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी बनेगा। स्पष्ट सिलेबस में दिया गया है कि भारत के महान व्यक्तित्व के विषय में आपको अलग से पढ़ना है, तो पीटी में भी क्वेश्चन बनेंगे आपके और बनते ही रहते हैं, तो आप यहाँ पर इनके विषय में 5-5, 6-6 पॉइंट लिख लीजिएगा। इतना काम आप अपने तरीके से करेंगे और हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी देता। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम गर्मपंथी विचारधारा को शुरू करेंगे, यानी दूसरा चरण शुरू करेंगे। और दूसरा चरण काफ़ी लंबा चलेगा, जिसमें कई चैप्टर हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम बंगाल विभाजन की चर्चा करेंगे, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, शाही दरबार की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से दिल्ली राजधानी बनी, किस प्रकार से राष्ट्रीय गीत, ये सब चीज़ें हैं, झंडा वगैरह पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि जो है यहाँ पर होम रूल लीग किस तरह से चलाया गया, फिर गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, और गांधी जी के आगमन के बाद में हम गांधी जी के पूरे जीवन काल पे चर्चा करेंगे, उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या आदर्श थे, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, जिससे बहुत से प्रश्न बनते हैं, उस पर एक अलग चैप्टर करेंगे। फिर यहाँ पर बीच बीच में हम कांग्रेस के जो मेन सम्मेलन हैं उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है गांधी जी के जो यहाँ पे सत्याग्रह के आंदोलन शुरू हुए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रौलट एक्ट, यानी गांधीवादी चरण जो है वो हम शुरू करेंगे। तो इन सब को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको उदारवादी चरण को विधिवत समझ लेना जरूरी था कि किस प्रकार से 1905 के बाद में जो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल अलग कांग्रेस होगी, उसकी नीतियां कार्य करने का तरीका वो सब बदल जाएगा, नेतृत्व भी अलग लोगों के हाथ में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हम जब अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बहुत तीव्रता के साथ इसको कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।